हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है 29 ऑफ जुलाई करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस। इनको आप डेली बेसिस पे कवर करते रहिए जिससे कि आगे आने वाले सभी एग्जाम्स में इनका आपको यूज़ मिल सके। बताना चाहूँगा गाइस, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ साथ लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए और आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए प्रिपरेशन बैच चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आरओ सचिवालय के लिए फुल प्रिपरेशन बैच लॉन्च होने जा रहा है। तो जो भी कैंडिडेट चाहते हैं कि वो आरओ सचिवालय के जो वैकेंसी आने वाली है, जिसका एग्जाम होगा आगे आके, तो उसकी आपको पूरी तैयारी करने के लिए भी आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ जो आ रही है GS1 से, जो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है ये एक अपना आप में जोग्राफी का एक फिनोमिना है, तो उसके ऊपर न्यूज़ आ रही है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ ड्रेचो। एक ड्रेचो करके है चीज़ें, द स्टॉर्म दैट टर्न द स्काई ग्रीन इन द यूएस। तो अभी पिछले दिनों देखा गया था कि यूएसए के कुछ प्रोविंसेस में, कुछ स्टेट्स में, वहाँ पे जो स्काई था वो ग्रीन हो गया था। तो अब ये बात की जा रही है कि ये ग्रीन कैसे हो जा रहा है। तो जो टर्म दिया गया उसको ड्रेचो नाम दिया गया। तो 4 यूएस के जो स्टेट्स हैं, एक तो नेब्रास्का, मिनेसोटा, सैन डियागो और इलिनोई, वर ऑन जुलाई 5 हिट बाय अ स्टॉर्म सिस्टम नोन एज डेरेचो। तो ये डेरेचो के एक स्टॉर्म सिस्टम था जिसको उसको हिट किया। दे मोस्टली अकर अक्रॉस सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये जो ग्रीन स्काई वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, ज़्यादातर ये जो सेंट्रल यूएसए और जो ईस्टर्न यूएसए है उसमें हो जाता है। द स्टॉर्म दैट लेट द स्काई टर्निंग ग्रीन इज कॉल्ड डेरेचो। तो उसको डेरेचो कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि स्काई जो आसमान है वो किस तरह से हरा हो गया है यहाँ पे। द स्टॉर्म मूव्ड विद अ विंड स्पीड ऑफ अराउंड 140 किलोमीटर पर आवर, यानी बहुत तेज हवा चलती है इस दौरान। इट नॉट ओनली डिस्ट्रॉयड सेवरल ट्रीज बट ऑल्सो वेंट ऑन टू स्नैप द पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई तो खत्म होगी, वहाँ पे पेड़ भी गिर जाते हैं। स्काईज टर्न ग्रीन एज द स्टॉर्म हिट दीज 3 स्टेट्स। डेरेचो अपने आप में क्या है, ये एक वाइड स्प्रेड लॉन्ग लिव्ड स्ट्रेट लाइन विंड स्टॉर्म है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अभी तक हम ये देखते हैं कि जब भी हवाएं चलती हैं, तूफान सा आता है, तो उसमें क्या होता है कि हवाएं ऐसे गोल गोल होने लगती हैं और ऐसे कभी हवा यहाँ से आएगी, कभी हवा यहाँ से चल जाएगी। तो यानी कि हवाएं की जो डायरेक्शन होती हैं, हवाओं की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग हो जाती है। लेकिन डेरेचो क्या है अपने आप में, इस दौरान क्या होता है कि हवा अगर चल रही है तो सिर्फ एक ही लंबी डायरेक्शन में चलती रहती है, एक ही डायरेक्शन में। ऐसा नहीं होता कि रेंडमली कभी इधर जा रही है और कभी वापस ऐसे घूम के आ रही है, ऐसा नहीं होता है डेरेचो के अंदर। तो जो डेरेचो है इज़ अ वाइड स्प्रेड, एक तो बहुत बड़ी एरिया में फैला हुआ होता है, लॉन्ग लिव्ड होता है, काफ़ी लंबे समय तक चलता है, और एक स्ट्रेट लाइन का विंड स्टॉर्म है। इट इज़ फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद फास्ट मूविंग थंडर स्टॉर्म्स और शावर्स, यानी कि जो बहुत ही तेज चलने वाले जो थंडर स्टॉर्म्स होंगे या शावर्स होंगी उनके साथ इसको मिलते हैं ये चीज़ें, मतलब ये तभी आता है। द नेम ड्रेचो इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड विच मीन्स स्ट्रेट। तो ड्रेचो का मतलब स्पेनिश वर्ड है ये अपने आप में, तो स्पेन में स्ट्रेट होता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तूफान, इसलिए इसको ड्रेचो नाम दिया गया है। वेरियस स्टडीज हैव फाउंड दैट थंडर स्टॉर्म विंड्स हैव नो रोटेशन ड्यूरिंग स्ट्रेट लाइन स्टॉर्म्स। तो ये देखा गया है कि ये जो थंडर स्टॉर्म के विंड्स हैं ये रोटेट नहीं कर रही हैं जब भी स्ट्रेट लाइन स्टॉर्म्स आते हैं। अ स्टॉर्म कैन कवर 100 ऑफ माइल्स, तो 100 माइल्स तक भी कवर कर सकता है ये। ड्रेचो बीइंग अ हॉट वेदर फिनोमिना डज नॉट अकर ड्यूरिंग मे। अब देखिए जब मई के दौरान जो है यूएस के अगर अंदर हम देखें तो यूएसए में मई में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। तो ड्रेचो जो है ये तभी होगा जब हॉट वेदर सीजन होगा, यानी कि बहुत गर्म होगा। और व्हेन द समर टाइम बिगिंस एंड अकर्स ड्यूरिंग जून एंड जुलाई। तो जब मई में तो समर टाइम शुरू ही होता है यूएसए में, तो मई के दौरान नहीं दिख सकता, ये जून जुलाई के टाइम पे ही आपको देखने के लिए मिलेगा। अनलाइक अदर स्टॉर्म्स दिस स्टॉर्म अकर्स वेरी रेयरली। देखिए ये बहुत ही रेयरली इवेंट होता है। टू बी क्लासिफाइड एज ड्रेचो अ स्टॉर्म मस्ट हैव अ विंड स्पीड ऑफ एटलीस्ट 93 किलोमीटर पर आवर। इट्स डैमेज कैन ऑल्सो एक्सटेंड टू 400 किलोमीटर। अब देखिए एक तूफान को ड्रेचो का नाम देने के लिए उसकी स्पीड कम से कम 93 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए और ये 400 किलोमीटर तक का डैमेज कर सकता है। द स्काई टर्न्स ग्रीन ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म्स एज लाइट इंटरेक्ट्स विद ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ वाटर दे होल्ड। अब देखिए यहाँ पे स्काई ग्रीन कैसे हो जाता है, जो थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, यानी कि जो वहाँ पे तूफान आ रहा है उसमें जो लाइट होती है, यानी कि जो आसमान में जो बिजली चमकती है, जब वो बहुत ज़्यादा पानी जो आसमान के अंदर है, बादलों में है, जब उससे इंटरेक्ट होता है तब वो आसमान ग्रीन दिखने लगता है। रेन ड्रॉप्स एंड हेल रिमूव एवरीथिंग एक्सेप्टेड ब्लू वेवलेंस। बिकॉज ऑफ दिस ब्लू लाइट पासिस बिलो द स्टॉर्म क्लाउड। दिस लाइट कंबाइंस विद द रेड येलो लाइट ऑफ द आफ्टरनून। तो देखिए ब्लू लाइट जो है वो रेड येलो लाइट जो है, क्योंकि उस टाइम पे मान लेते हैं आसमान में जब सूरज छुप रहा होता है, सूरज निकल रहा होता है, तो उस टाइम पे आसमान लाल से कलर का होता है। तो जो लाल पीला रंग है उसके साथ अगर नीला रंग मिल जाए तो हरा रंग बन जाता है, इस वजह से वहाँ पे हरा रंग बन जाता है। द ड्रेचो स्टॉर्म मोस्टली अकर्स इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द
USA। नेक्स्ट आता है, अब देखिए ये इंडियन सोसाइटी से न्यूज़ है। अगर देखें जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है जिस पार्टी की, बीजेपी की, वो प्लान कर रही है कि उनका आउटरीच होना चाहिए टू पसमंदा मुस्लिम्स। और देखिए पसमंदा मुस्लिम्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं पे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। द बीजेपी इज़ प्लानिंग अ नेशनल मूवमेंट टू रीच आउट टू नॉन हिंदू कम्युनिटीज़ स्पेशली पसमंदा मुस्लिम्स एंड दलित क्रिश्चियंस। तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी, जिससे कि अपना जो 2024 में इलेक्शंस भी आने वाले हैं भारत के अंदर, तो जो नेशनल लेवल के इलेक्शंस हैं 2024 में, जिससे कि उनका जो सपोर्ट बेस है, वोटर बेस है, वो बढ़ सके, तो उसके लिए वो जो पसमंदा मुस्लिम्स हैं और जो दलित क्रिश्चियंस हैं उन तक अपनी रीच पहुंचाना चाह रहे हैं द बीजेपी मेंबर्स। अ कंजर्वेटिव एस्टिमेट सेज अराउंड 80% जो भारत के मुसलमान हैं, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो पसमंदाज हैं हु हैव लेग्ड बिहाइंड ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल पैरामीटर्स। तो ये कहना है राइटर का कि जो पसमंदा मुस्लिम्स हैं, 80% की पॉपुलेशन, पहली बात तो उन्हीं की है, और वो अपने आप में इकोनॉमिकली यानी कि आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में और राजनीतिक रूप में देखा जाए सब में पीछे रह गए हैं। पसमंदा अपने आप में एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि लेफ्ट आउट, जिसको बाहर निकाल दिया गया है, लेफ्ट आउट है, पीछे रह गया है कोई पर्सन, उसको पसमंदा कहा जाता है। ये पर्शियन वर्ड है। मुस्लिम्स सप्रेस्ड, परसिक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द डेवलपमेंट प्रोसेस आर रेफर टू एज पसमंदा मुस्लिम्स। यानी कि वो मुस्लिम्स जो कि सप्रेस किए गए हैं, यानी कि दबाए गए हैं, परसिक्यूट कर दिया गया है उनका, या एक्सक्लूड कर दिया गया है, उनको बाहर निकाल दिया गया है, उनको पसमंदा मुस्लिम्स कहा जाता है। अ मेजॉरिटी ऑफ द पसमंदा मुस्लिम्स आर बिलीव टू हैव कन्वर्टेड टू इस्लाम फ्रॉम मोस्ट डाउन ट्रोडन कास्ट्स ऑफ हिंदूज। अब देखिए ये कहा जा रहा है कि जो पसमंदा मुस्लिम्स हैं, जो उसमें से मेजॉरिटी है, वो कन्वर्ट हुई है इस्लाम के अंदर फ्रॉम मोस्ट डाउन ट्रोडन कास्ट्स ऑफ हिंदूज। यानी कि हिंदूज़ की जो सबसे डाउन ट्रोडन कास्ट्स हुआ करती थी, जब उनके साथ उनके ऊपर खूब अत्याचार किया गया, तो उस टाइम पे उन्होंने इस्लाम में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। जबकि उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट किया ये सोचकर कि वो उनकी स्थिति खुद सुधर जाएगी, लेकिन उनकी स्थिति आज भी वैसी ही बनी हुई है। एंड मोस्ट ऑफ देम आर स्टिल एंगेज इन द सेम प्रोफेशंस एज देयर एंसेस्टर्स परस्यूड बिफोर दे एम्ब्रेस्ड इस्लाम। और वो आज भी उसी प्रोफेशन में हैं जो कई साल पहले उनके जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे, जब वो हिंदू हुआ करते थे, तो वो भी वही प्रोफेशन अपनाया करते थे, यूज़ किया करते थे। आज भी जो पसंदीदा मुस्लिम्स हैं वो वही प्रोफेशन करते हैं जब वो हिंदूज हुआ करते थे, उनके एंसेस्टर्स। नेक्स्ट आता है, अब देखिए पसंदीदा मुस्लिम्स में से आपको इतना ही समझने की ज़रूरत है कि वो होते क्या हैं, क्योंकि सवाल पूछा जा सकता है कि पसंदीदा मुस्लिम्स न्यूज़ में थे, ये कौन होते हैं, क्या होते हैं, इस तरह से कुछ भी पूछ सकते हैं। अमरनाथ यात्रा बीच में अभी चल रही थी, तो वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था। तो क्लाउड बर्स्ट अपना में एक ज्योग्राफी का इवेंट है, तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि GS1 के सिलेबस में ज्योग्राफी आता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन हिली एरिया समटाइम्स सैचुरेटेड क्लाउड्स रेडी टू कंडेंस इनटू रेन। अब देखिए बात क्या आ रही है कि क्लाउड बर्स्ट होता कैसे है। बात यह है कि जो क्लाउड बर्स्ट है, क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं कि बादल फट गया है। अब इसका मतलब क्या है बादल फटने का, उसको समझते हैं कि हिली एरियाज़ में देखें तो समटाइम्स सैचुरेटेड क्लाउड्स रेडी टू कंडेंस इनटू रेन। अब देखिए जो सैचुरेटेड क्लाउड्स हैं, यानी कि जो बिल्कुल भरे हुए हैं क्लाउड्स, वो खाली होना चाहते हैं, यानी ऊपर से पानी गिरना चाहता है, रेडी टू कंडेंस इनटू रेन, कैन नॉट प्रोड्यूस रेन। मान लेते हैं एक बादल है, वो बारिश करना चाह रहा है लेकिन बारिश कर नहीं पा रहा है ड्यू टू द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वेरी वार्म करंट ऑफ एयर। मान लेते हैं अगर बहुत गर्म हवा है कोई और वो ऊपर की तरफ राइज कर रही है, तो अगर वहाँ पे बादल होंगे और वो बरसात करना चाह रहे होंगे तो वे बरसात नहीं कर पाएंगे। इंस्टेड ऑफ फॉलिंग डाउनवर्ड्स रेन ड्रॉप्स आर कैरिड अपवर्ड्स बाय द एयर करंट। अगर बहुत तेज़ी से गर्म हवा ऊपर की तरफ जा रही है वहाँ पे, तो क्या होगा कि जो पानी की बूंदें नीचे गिरनी चाहिए थी, वो नीचे गिरने की बजाय हवा का जो नीचे से गर्म हवा का जो वेग आ रहा है उससे वो ऊपर चली जाएंगी। न्यू ड्रॉप्स आर फॉर्म्ड एंड एग्जिस्टिंग रेन ड्रॉप्स इंक्रीज इन साइज। अब क्या होगा कि इससे नई जब गर्म हवा नीचे से ऊपर जाएगी तो वो ठंडी हो जाएगी, ठंडी होने के बाद वो खुद पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो नई पानी की बूंदें बनने लगेंगी। एंड एग्जिस्टिंग रेन ड्रॉप्स इंक्रीज इन साइज, और जो एग्जिस्टिंग रेन ड्रॉप्स हैं वो उनका साइज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। आफ्टर ए पॉइंट द रेन ड्रॉप्स बिकम टू हैवी फॉर द क्लाउड टू होल्ड ऑन टू एंड दे ड्रॉप डाउन टुगेदर इन अ क्विक फ्लैश। तो इस एक पॉइंट के बाद ऐसा समय आएगा कि रेन ड्रॉप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगी और बहुत तेज़ी से फिर वो नीचे आएंगी। एक स्टडी पब्लिश की गई थी 2020 में, उसने ये एग्जामिन किया कि तो मीटीरियोलॉजिकल फैक्टर्स, जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था केदारनाथ रीजन में, जब ये क्लाउड बर्स्ट हुआ था 2013 फ्लड्स में, उन्हें पता लगाया गया, उन्होंने ये पाया कि दैट ड्यूरिंग अ क्लाउड बर्स्ट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड कवर वाज एट द मैक्सिमम लेवल। कि जिस टाइम पे क्लाउड बर्स्ट होता है उस टाइम से वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, और जो क्लाउड कवर है, बादलों का जो कवर है आसमान के ऊपर, वो भी सबसे ज़्यादा होता है। वाज एट द मैक्सिमम लेवल विद लो टेम्परेचर एंड स्लो विंड्स। और उस टाइम पे टेम्परेचर बहुत कम होगा, ठंडा होगा,
और हवा बहुत कम चल रही होगी, स्लो विंड होगी जिस टाइम पे क्लाउड बर्स्ट होगा। तो क्लाउड बर्स्ट देख लेते हैं क्या होता है कि क्लाउड बर्स्ट आर शॉर्ट ड्यूरेशन, पहली बात तो बहुत कम समय के लिए होता है। इंटेंस रेनफॉल, बहुत तेज से बारिश होती है बहुत छोटे से एरिया पे। इट इज़ अ वेदर फिनोमिना विद अनएक्सपेक्टेड प्रेसिपिटेशन, यानी कि हम इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इसके ऊपर अनुमान नहीं लगा सकते कि कहाँ पे क्लाउड बर्स्ट होने जा रहा है। एक्सीडिंग 100 मिलीमीटर पर आवर ओवर जोग्राफिकल रीजन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर का छोटे से एरिया में 100 मिलीमीटर बारिश अगर हो जाए 1 घंटे के अंदर अंदर, अब देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है। 1 घंटे में अगर 10 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है उसको हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इट जनरली अकर्स व्हेन अ मानसून क्लाउड ड्रिफ्ट्स नॉर्थवर्ड्स फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल और द अरेबियन सी अक्रॉस द प्लेन्स देन ऑन टू द हिमालयाज दैट समटाइम्स ब्रिंग्स 75 मिलीमीटर्स ऑफ रेन पर आवर। तो भारत में तो ये तभी होता है जब एक मानसून के दौरान हवाएं जो हैं बे ऑफ बंगाल से या अरेबियन सी से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, नॉर्थ इंडिया की तरफ आती हैं, और वहाँ पे जब हिमालय से टकराती हैं तो हिमालय से टकराने के बाद जो भी पूरा मानसून का प्रोसेस है वो बताना चाह रहे हैं ये कि जो मानसून का प्रोसेस है उस वजह से 75 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी बारिश हो सकती है, यानी कि 75 मिलीमीटर पर आवर की स्पीड से भी बारिश हो सकती है। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड कवर इज एट द मैक्सिमम लेवल, ये हम समझ चुके हैं, जो इसका अकरेंस है वो तब होता है जिस टाइम पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी और क्लाउड कवर जो होगा वो मैक्सिमम होगा, उस टाइम पे टेम्परेचर बहुत कम होगा और हवाएं बहुत स्लो चल रही होंगी, बिकॉज ऑफ विच अ हाई अमाउंट ऑफ क्लाउड्स मे गेट कंडेंस। तो इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो क्लाउड्स हैं वो कंडेंस हो जाएंगे एट अ वेरी रैपिड रेट एंड रिजल्ट इन अ क्लाउड बस्ट, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लाउड बस्ट होगा। एज टेम्परेचर इंक्रीज द एटमॉस्फेयर कैन होल्ड मोर एंड मोर मॉइस्चर एंड दिस मॉइस्चर कम्स डाउन एट अ वेरी शॉर्ट इंटेंस रेन। अब देखिए क्या होगा, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो एटमॉस्फेयर जो है ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर अपने पास एक्सेप्ट कर सकता है, कैप्चर कर सकता है, और धीरे धीरे फिर एकदम बारिश जब होनी शुरू हो जाएगी तो बहुत कम समय में बहुत तेज़ बारिश होगी और बहुत ज़्यादा बारिश होगी, रिजल्टिंग इन द फ्लैश फ्लड्स। और वहाँ पे क्या हो जाएंगे, वहाँ पे एकदम बाढ़ आ जाएगी, फ्लैश फ्लड हो जाएंगे। तो क्लाउड बर्स्ट जो है वो बारिश से अलग होते हैं, ये हमें समझना होगा कि रेन इज कंडेंस्ड वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ क्लाउड वाइल क्लाउड बर्स्ट इज अ सडन हैवी रेन स्टॉर्म। देखिए क्या होता है कि बारिश तो ये है कि बादल आ गए हैं तो नॉर्मली सिंपल बारिश हो रही है, धीरे धीरे बारिश हो रही है, जबकि क्लाउड बर्स्ट का मतलब क्या है कि एकदम से सडन हैवी रेन स्टॉर्म जब आ जाए कि यानी कि बहुत तेज़ बारिश अगर हो जाए सडनली तो उसको हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। रेन ओवर 100 मिलीमीटर पर आवर इज कैटेगराइज एज अ क्लाउड बर्स्ट। तो अगर बारिश 100 मिलीमीटर बारिश हो जाए प्रति घंटे में, हर घंटे के हिसाब से 100 मिलीमीटर अगर बारिश हो जाए 100 मिलीमीटर, तो हम मानते हैं कि वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है। द क्लाउड बर्स्ट एक नेचुरल फिनोमिना है बट अकर्स क्वाइट अनएक्सपेक्टेडली, नेचुरल फिनोमिना है लेकिन हम इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वेरी एब्रप्टली एंड रेदर ड्रेंचिंग। नेक्स्ट आता है GS2। अगर हम देखें तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गई हैं, टुक द ओथ ऑफ ऑफिस एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट ट्राइबल हेड ऑफ स्टेट। तो भारत की पहली ट्राइबल हेड ऑफ स्टेट है, यानी कि अभी जैसे नई नई द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी हैं तो प्रेसिडेंट के ऊपर जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, थ्योरीज हैं, निकल निकल के आती रहेंगी। तो इनको आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहें क्योंकि प्रेसिडेंट के ऊपर सवाल बन सकते हैं इस बार, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, अब यूपीएससी का मेंस होने जा रहा है सितंबर में, तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि प्रेसिडेंट के ऊपर सवाल आना वहाँ पे लाजमी बनता है। और आगे आने वाले, क्योंकि उत्तराखंड में भी मेंस है 28, अगर हम देखें तो 20 अगस्त को भी है, 28 अगस्त को भी है, तो उसमें भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर सवाल आना बन सकता है। द न्यू प्रेसिडेंट बीइंग स्वॉन इन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब देखिए प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि जो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं वो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है NV रमन्ना, वो दिलवाते हैं, यानी कि जो भी CJI होंगे भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो CJI होंगे वो शपथ दिलवाएंगे राष्ट्रपति को। एट द सेंटर ऑफ द पार्लियामेंट मिस मुर्मू हु सक्सीड्स रामनाथ कोविंद इज द कंट्रीज यंगेस्ट प्रेसिडेंट एट 64। तो 64 साल की उम्र में ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गई हैं। नेक्स्ट आता है म्यांमार एग्जीक्यूट्स पॉलिटिकल प्रिजनर्स। अब देखिए म्यांमार से बहुत एक डराने वाली न्यूज़ आ रही है कि म्यांमार में अगर देखा जाए तो 1 फरवरी 2021 में म्यांमार की जो मिलिट्री रिजीम थी उसने कब्जा कर लिया था वहाँ की देश की सरकार पे, तो यानी कि देश की सरकार को हटा दिया गया था, कू हो गया था वहाँ पे, यानी कि तख्ता पलट हुआ था और मिलिट्री जनता ने, यानी कि जो वहाँ की मिलिट्री थी उसने टेक ओवर कर लिया था और उसने वही रूल वहाँ पे चला रही है। तो अब ये पाया जा रहा है, वहाँ पे न्यूज़ रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि म्यांमार में जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, यानी कि जो प्रिजनर्स बना के रखा हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हैं, उन लोगों को मारना शुरू कर दिया गया है, यानी उन लोगों कई लोगों को मार दिया गया है। तो म्यांमार जनता का मतलब यहाँ पे मिलिट्री हैज़ एग्जीक्यूटेड 4 प्रिजनर्स, 4 लोगों को, 4 कैदियों को मार दिया गया है, इंक्लूडिंग अ फॉर्मर लॉ मेकर का मतलब वो एक MP या MLA फ्रॉम आंग सान सू कीज़ पार्टी। तो आंग सान सू कीज़ की जो पार्टी थी
उससे एक फॉर्मर लॉ मेकर को मार दिया गया है एंड अ प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट इन द कंट्रीज फर्स्ट यूज ऑफ कैपिटल पनिशमेंट इन डेकेड्स। अब देखिए ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कई दशकों में देखा जा रहा है कि म्यांमार के अंदर कैपिटल पनिशमेंट दी जा रही है वहाँ की सरकार के द्वारा, या यहाँ पे इस टाइम पे जो भी मिलिट्री सरकार है उसके द्वारा। गुरुग्राम के अंदर स्मार्ट ई बीट सिस्टम लॉन्च किया गया है हरियाणा चीफ मिनिस्टर के द्वारा। तो हरियाणा चीफ मिनिस्टर जो है इस टाइम पे मनोहर लाल खट्टर ऑन मंडे लॉन्च द स्मार्ट ई बीट सिस्टम एंड फ्लैग्ड ऑफ 119 राइडर्स ऑफ द गुरुग्राम पुलिस। तो मोटरसाइकिल पे बाइक्स पे 119 मोटरसाइकिलर्स को रिलीज़ किया गया है, लॉन्च किया गया है गुरुग्राम पुलिस के द्वारा। ये एक अपना में ऐप बेस्ड सिस्टम है विच विल मार्क द अटेंडेंस ऑफ द पुलिसमैन। अब इसमें क्या होगा कि अभी तक पुलिसमैन को अपनी अटेंडेंस के लिए स्टेशन जाना पड़ता था, पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था। अब उनकी जो अटेंडेंस है वो ऐप के थ्रू लग जाया करेगी। टिल नाउ द ऑफिसर्स डिप्लॉयड एट द बीट यूज टू मार्क द अटेंडेंस मैनुअली। अब तक तो वो मैनुअली अटेंडेंस लगाते थे पुलिस स्टेशन जाके, या जो भी उनका रिपोर्टिंग ऑफिस था वहाँ पे जाके। अब वो ऐप के थ्रू अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं। दिस इज़ अ GIS बेस्ड सिस्टम विच वुड एनेबल मोर इफेक्टिव मॉनिटरिंग, will help track the location of riders. The new system will cover all 33 police stations located in the urban area of गुरुग्राम। तो गुड़गांव के जो शहरी एरिया में जो 33 पुलिस स्टेशन हैं सभी जगह पे ये सिस्टम लागू हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक लॉ लेके आई थी वो 2017 में, जिस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थे। उसको कहते हैं कार्डसा एक्ट। अब देखिए ये जो कार्डसा एक्ट है इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। आप पहले यहाँ पे ये ध्यान दो, स्क्रीन पे देख के आप ये ध्यान दें कि जो कार्डसा एक्ट है वो इसलिए लाया गया था कि जो भी अमेरिका के एडवर्सरी हैं, यानी कि जो भी अमेरिका ऐसे देश जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मानता है कि वो उसके खिलाफ है, उसका एडवर्सरी है, अगर उस किसी भी देश से कोई भी दूसरा देश संपर्क बनाने की कोशिश करता है तो उस देश पे ये कार्डसा एक्ट लगा दिया जाएगा और उससे कोई भी ट्रांजैक्शंस, उससे कोई भी ट्रेड नहीं हो पाएगा। तो रिसेंटली नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट जो है NDAA में अमेंडमेंट किया गया है और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, जिसमें ये प्रपोज किया गया है कि अ वेवर फॉर द कार्डसा क्या है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट। अब देखिए क्या है ये कि हमको काउंटर करना है अमेरिका के एडवर्सरी को। अमेरिका का एडवर्सरी क्या है, अमेरिका का एडवर्सरी है जैसे कि ईरान, नॉर्थ कोरिया या रशिया। तो ये मान लेते हैं अगर अमेरिका के एडवर्सरी हैं वेनेजुएला, तो अगर ये अमेरिका के एडवर्सरी हैं तो इनको हमें काउंटर करना है कैसे, इनके ऊपर सैंक्शंस लगा के। तो उस सैंक्शंस को लगाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो वहाँ की कांग्रेस थी उसने खुद ही के देश को, अपने ही देश को हक दिया कि आप दूसरे देश के ऊपर कार्डसा एक्ट लगा सकते हैं। देखिए आप समझ सकते हैं कितनी हिपोक्रेसी है। तो कार्डसा एक्ट दैट वुड अप्लाई स्पेसिफिकली टू इंडिया। अब देखिए यहाँ पे इंडिया के केस में देख रहे हैं कि इसको अमेंडमेंट किया गया है ये सोचकर कि भारत के केस में, क्योंकि भारत रशिया से S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम लेने जा रहा है। अब बात क्या आती है कि जब रशिया के ऊपर कार्डसा लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी देश रशिया के साथ डील करेगा उस देश के ऊपर भी कार्डसा लग जाएगा। तो अगर भारत रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले रहा है तो भारत के ऊपर भी कार्डसा लग जाएगा। लेकिन भारत और USA की जो मित्रता है, जो मित्रता इन नीड कहते हो कि ज़रूरत के समय पे जो एक दूसरे के काम आ जाते हैं थोड़ा बहुत, तो वहाँ पर अगर भारत के ऊपर कार्डसा लगता है तो इससे USA को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो USA को नुकसान ना हो और भारत का भी काम चलता रहे, तो वो अपने एक्ट में अमेंडमेंट ला रहे हैं इस चीज़ के लिए कि भारत पे कार्डसा एक्ट लागू नहीं होगा। तो इट विल एनेबल इंडिया टू फ्रीली परचेज रशियाज S-400 मिसाइल सिस्टम विदाउट वरिंग अबाउट बीइंग सब्जेक्ट टू अमेरिकन पेनल्टीज। तो कार्डसा क्या है अगर देखें तो द कार्डसा यानी कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ये एक लेजिस्लेशन था जो फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लेके आए थे 2 अगस्त 2017 में। द लॉ इम्पोजेस सैंक्शंस ऑन नेशंस दैट कंटिन्यू टू ऑपरेट विद रशिया, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान। तो जो भी देश रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान के साथ डील करते हैं उन देशों के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात की जा रही थी इस कानून के तहत। अंडर दिस फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस विद स्पेसिफाइड रशियन फर्म्स which includes Russian defense contractors, countries may be subject to economic and financial repercussions। तो ये भी कहा जा रहा था कि ये अगर कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन करता है रशियन फर्म्स के साथ, यानी कि रशिया की जो वहाँ पे डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं, डिफेंस के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो भी वहाँ पे मिसाइल्स बनाते हैं, एरोप्लेन्स बनाते हैं, कि अगर कोई उनके साथ डील करता है, कोई भी देश है उनसे वो खरीदता है, तो उसके ऊपर कार्डसा एक्ट लग जाएगा। तो कार्डसा को क्यों क्रिएट किया गया था, आप देखते हैं कि जो द पर्पस ऑफ कार्डसा वाज टू पनिश रशिया अकाउंटेबल फॉर इट्स एलिजेड इन्वॉल्वमेंट इन द 2016 US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एज वेल एज इट्स 2014 एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया।
अब ये कहा जा रहा है कि काटसा को बनाया क्यों गया। देखिए यूएसए ने इसका जो रीज़न दिया बहुत ही सुंदरता से, वो ये दिया कि जो यूएसए है वो काटसा इसलिए ला रहा है क्योंकि वो रशिया चाहता है कि जो रशिया था, जिसने यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2016 वाले में अपना इंटरफेरेंस दिखाया, और यूक्रेन का जो क्रीमिया पेनिनसुला था उसको जब 2014 के एनेक्सेशन के बाद उसने कब्जा लिया था, तो इसकी पनिशमेंट देने के लिए काटसा एक्ट को लाया जा रहा है। द सेंक्शंस आर मेंट टू फाइनेंशियली इफेक्ट रशिया एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स इंटरनेशनल एक्शंस। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय एक्शंस थे, जैसे कि यूएसए के इलेक्शंस में मिंगलिंग करना या यूक्रेन का जो क्रीमिया था उसको कब्जा लेना, तो इसके लिए उसके ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर एक छोटे से क्रीमियम पेनिनसुला को कब्जाने के वजह से काटसा लाया गया, अब रशिया ने पूरे यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर रहा है, रशिया उसके पूरे के ऊपर वॉर कर दिया है, पूरा युद्ध चल रहा है वहाँ पे। अब ये कौन सा एक्ट लेके आएंगे? अब ये लॉयन एक्ट लेके आएंगे या काटसा यानी कि कैट की तरह बिल्ली वाला एक्ट लेके आएंगे? वो देखने वाली चीज़ होगी। काटसा प्रिंसिपली एनेबल्स द यूएस गवर्नमेंट टू रिटेलिएट अगेंस्ट एनी नेशन दैट कंडक्ट बिजनेस विद द रशियन डिफेंस। तो सिंपल सी बात है, जो भी रशिया के साथ, रशिया के डिफेंस के साथ डील करेगा उसके खिलाफ ये एक्ट लग जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर भारत S-400 खरीद रहा है, एक डिफेंस का इक्विपमेंट खरीद रहा है रशिया से, तो उस पर काटसा एक्ट लग जाएगा। देखिए सीधे सीधे यहाँ पे बिजनेस है। अगर आप समझने की कोशिश करें तो आप समझें इससे, अगर यूएसए की जो बड़ी बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनीज़ हैं जैसे कि लॉकहीड मार्टिन, अब आप समझें कि अगर मान लेते हैं कि मैं S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया से ले रहा हूँ, तो मेरा जो बिज़नेस हो रहा है वो रशिया के साथ हो रहा है। तो यूएसए ने बड़ी चालाकी से कहा कि 2014 का क्रीमिया पेनिनसुला ले लिया है, ये ले लिया है, वो ले लिया है, और आप रशिया से सामान मत खरीदो, आप हमसे सामान खरीदो। तो जो यूएसए की लॉकहीड मार्टिन है या यूएसए की दूसरी कंपनीज़ हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं, आप उनसे ले लेंगे तो कोई काटसा या कोई लॉयन एक्ट आपके ऊपर नहीं लगेगा। तो व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस, क्या हैं काटसा वेवर की जो भारत और यूएस के रिलेशंस में पड़ेंगे? तो एनडीए अमेंडमेंट ऑल्सो अर्ज द यूएस टू डू मोर टू सपोर्ट इंडियाज डिसीजन टू रिड्यूस इट्स रिलायंस ऑन रशियन मेड वेपन्स। तो ये कहा जा रहा है कि भारत का जो रिलायंस है, कि भारत जो डिपेंडेड है रशिया पे, वो ज़्यादा ना रह सके। द रिविजन इज कंसिस्टेंट विद द प्रिवेलिंग स्ट्रेटेजिक टोन ऑफ बायलैटरल टाइज। 2008 वॉज रिपोर्टेडली अ टर्निंग पॉइंट विद सिंस देन यूएस डिफेंस ट्रांजैक्शंस जो हैं भारत में वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं और $20 बिलियन तक पहुंच चुके हैं भारत और यूएसए का जो डिफेंस रिलेशंस हैं। जस्ट $500 मिलियन वर स्पेंट ऑन इट इन द टाइम बिफोर 2008 से पहले सिर्फ 500 मिलियन खर्च हुए थे, लेकिन अब उसके बाद अगर हम देखें तो $20 बिलियन खर्च हो चुके हैं भारत और यूएसए के बीच में। एडिशनली यूएस रिकॉग्नाइज्ड इंडिया एज अ सिग्निफिकेंट डिफेंस पार्टनर। 2016 में भारत को यूएसए ने सिग्निफिकेंट डिफेंस पार्टनर कह दिया था थ्रू एसोसिएशंस लाइक क्वाड, एंड मोर रिसेंटली I2U2 स्ट्रेटेजिक लिंकेजेस हैव आल्सो बीन स्ट्रेंथेंड। नेक्स्ट आता है, देखिए वर्ल्ड फोरम से न्यूज़ आ रही है G20 से। देखिए भारत जो है अगले साल में 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी लेने जा रहा है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो G20 है वो क्या है और उसमें किस तरह से भारत अगले साल प्रेसिडेंट बनने जा रहा है इसका G20 का, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो 17th जो G20 की समिट हुई है हेड्स ऑफ स्टेट की, गवर्नमेंट की, वो नवंबर में होगी बाली में। आफ्टर इंडोनेशिया, इंडिया विल अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 फ्रॉम दिसंबर 2022। तो दिसंबर 2022 के बाद से जो प्रेसिडेंसी है G20 की वो भारत ले लेगा। तो G20 क्या है? G20 99 में फॉर्म हुआ था जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे लेट 1990s में, यानी कि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे 1997 में। दैट हिट ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया इन पर्टिकुलर। तो देखो 1990s में अगर हम देखें तो 1990s का जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था जिसमें ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को हिट किया गया था, तो G20 उसके बाद बना था। इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू इंश्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन्वॉल्विंग मिडिल इनकम कंट्रीज़। तो ये इसका जो मकसद था वो ये था कि जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनको फाइनेंशियल स्टेबल किया जाए। टुगेदर द G20 कंट्रीज़ कंप्राइज 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो अगर देखा जाए तो G20 कंट्रीज़ जो हैं ये अपने आप में 60% दुनिया की जनसंख्या है, 80% GDP है, और 75% जो ग्लोबल ट्रेड होता है वो इन्हीं 20 देशों के अंदर होता है। हालांकि 19 देश हैं और 20वां अगर आप यूरोपियन यूनियन मान लें इसमें। तो प्रोमिनेंट मेंबर्स कौन है? जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन। यानी कि रशिया और यूएसए दोनों इसके मेंबर हैं। स्पेन को हमेशा एक परमानेंट गेस्ट के रूप में इसमें इन्वाइट किया जाता है। द G20 प्रेसिडेंसी रोटेट्स एवरी ईयर। तो G20 प्रेसिडेंसी जो है हर साल रोटेट करती है अमंग द मेंबर्स, एंड द कंट्री होल्डिंग द प्रेसिडेंसी टुगेदर विद द प्रीवियस एंड नेक्स्ट प्रेसिडेंसी होल्डर फॉर्म्स द ट्रॉइका। अब देखिए ट्रॉइका बन जाता है कि इससे पहले किसके पास प्रेसिडेंसी थी?
इस टाइम पे किसकी प्रेसिडेंसी है और अगले साल किसके पास प्रेसिडेंसी होगी, तो एक प्रेसिडेंसी का ट्रॉयका बन गया टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द G20 एजेंडा। तो इटली, इंडोनेशिया एंड इंडिया आर द ट्रॉयका कंट्रीज नाउ। तो इस टाइम पे इटली है, पहले इटली हुआ करता था, फिर इंडोनेशिया है और फिर इंडिया है। तो ये जो हैं ये ट्रॉयका कंट्रीज़ हैं। तो G20 कैसे काम करता है अगर हम वो देखें, द G20 डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि G20 का कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है। द एजेंडा एंड वर्क आर कोऑर्डिनेटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स एज द G20 कंट्रीज नोन एज शेरपा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी कंट्री की क्या विचारधारा है, किसी भी कंट्री को क्या कहना है, वो उनके जो शेरपा होते हैं यानी कि उस कंट्री का जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होगा G20 के लिए, वो वहाँ पे जाकर रिप्रेजेंट करेगा, बताएगा। हु वर्क टुगेदर विद फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। इंडिया ने रिसेंटली सेट किया है कि जो नीति आयोग के जो CEO थे अमिताभ कांत, उनको शेरपा बनाया जा रहा है इस बार का। इससे पहले पीयूष गोयल हुआ करते थे, लेकिन इस बार जो शेरपा बनाया गया है वो नीति आयोग के CEO जो हुआ करते थे पहले अमिताभ कांत, उनको बनाया गया है। द फर्स्ट G20 समिट टुक प्लेस इन 2008 इन वॉशिंगटन DC USA। तो पहली G20 समिट USA में हुई है। इन एडिशन टू द समिट, शेरपा मीटिंग्स जो होती हैं, जो कि कंसेंसस बिल्डिंग के लिए होती हैं कि सभी देश एक सहमति पे आ पाएँ, एंड अदर इवेंट्स आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज थ्रू आउट द ईयर। हर साल द प्रेसिडेंसी इन्वाइट्स द इन्वाइटेड कंट्रीज, यानी कि जो प्रेसिडेंसी कंट्री है, जैसे कि इस साल भारत है, 2023 में जब भारत होगा तो भारत सभी देशों को इन्वाइट करेगा कि आप भारत आएँ और G20 की प्रेसिडेंसी है उसमें पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है ऋषि सुनक को लेकर। देखिए ऋषि सुनक जो हैं वो एक भारतीय मूल के पर्सन हैं, इंडियन ओरिजिन हैं, लेकिन रहते हैं वो यूनाइटेड किंगडम में है, उनका जन्म भी वहीं हुआ है और वो अगले यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऋषि सुनक जो कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं और इंडियन ओरिजिन लीडर हैं, क्लिंच्ड हिज प्लेस फॉर द फाइनल लेग टू द रेस टू सक्सीड बोरिस जॉनसन। तो जो बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर रहे यूनाइटेड किंगडम के, उन्होंने वहाँ पे रिज़ाइन कर दिया एंड विल गो हेड टू हेड विद फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रस एज वन ऑफ द 2 फाइनलिस्ट्स टू टेक चार्ज एज अ कंजर्वेटिव पार्टी लीडर। तो कंजर्वेटिव पार्टी लीडर का और नया ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बनने का जो हक है वो दो लोगों के पास है इस टाइम पे। एक तो ऋषि सुनक हैं और दूसरे इस टाइम पे वहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं लिज ट्रस। 42 ईयर ओल्ड जो हैं वो वॉन द 5th एंड फाइनल वोटिंग राउंड ऑफ टोरी MPs विद अ रिसाउंडिंग 137 वोट्स, वाइल सेकंड प्लेस ट्रस गॉट द सपोर्ट ऑफ 113 MLAs। अब देखिए 113 MPs का जो सपोर्ट मिला वो ट्रस को मिला, और जो ऋषि सुनक को जो सपोर्ट मिला वो 137 वोट्स मिले उनको, यानी कि 137 MPs का उनको सपोर्ट मिला। मिनिस्टर पेनी मोर्डेंट वॉज नॉक्ड आउट ऑफ द रेस आफ्टर कमिंग इन थर्ड। देखिए ये तो वहाँ के लोकल है, अगर आप उसको चाहें तो समझ सकते हैं। बेसिक बात ये आती है कि ऋषि सुनक कौन है और जो कि ब्रिटेन के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए फ्रंट रनर हैं। तो ऋषि सुनक द फ्रंट रनर टू बी यूकेज नेक्स्ट PM वॉज बॉर्न टू एन इंडियन फैमिली। तो इंडियन फैमिली में बॉर्न हुए थे, 1980 में है, यानी कि 42 ईयर्स एज ओल्ड हैं, और साउथहैम्पटन यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ था। इनकी फैमिली 1960s में भारत से ब्रिटेन में माइग्रेट कर गई थी। ऋषि सुनक इज सन इन लॉ ऑफ इंडियन बिलियनेयर नारायण मूर्ति। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दामाद हैं जो भारत के बिलियनेयर हैं नारायण मूर्ति, यानी कि जो इन्फोसिस के चेयरमैन रहे हैं, जो को फाउंडर हैं इन्फोसिस कंपनी के, उन्होंने ये उनके दामाद हैं। द 42-year-old is the son-in-law of Indian billionaire N.R. Narayan Murthy, founder of Indian outsourcing giant Infosys Limited. He met Akshata Murthy in California. तो अक्षता मूर्ति जो हैं वो उनकी वाइफ हैं, where he lived for several years before returning to the UK. They have 2 daughters. तो ये चीज़ें हमको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ऋषि सुनक हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं और ये जो हैं अभी लीड कर रहे हैं वहाँ पे। अगर ये जीत जाते हैं तो इनके ऊपर फर्दर स्टडीज़ आएंगी, तो फर्दर आगे जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आते हैं उनमें इनका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आती है GS3 से न्यूज़ देखें। स्पेस से देखते हैं, न्यूज़ आ रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कि चाइना ने जो सेकंड स्पेस स्टेशन का जो मॉड्यूल है उसको लॉन्च किया है। जिस तरह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है अंतरिक्ष के अंदर, जहाँ पे जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, नॉट एस्ट्रोनॉमर्स हम कहें, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे जाके रहते हैं, तो उसी प्रकार से चाइना अपना एक छोटा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रहा है। तो चाइना ने लॉन्च किया है दूसरा 3 मॉड्यूल में से दूसरा लॉन्च किया गया है। एक परमानेंट स्पेस स्टेशन की बात जो चाइना बना रहा है वहाँ पे, इन वन ऑफ द फाइनल मिशंस नीडेड टू कंप्लीट द ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट बाय ईयर्स एंड। द 23-ton वेंटियन यानी कि क्वेस्ट फॉर द हेवेंस लैब मॉड्यूल लॉन्चिंग ऑन द बैक ऑफ चाइनाज मोस्ट पावरफुल रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B। देखिए चाइना का जो सबसे पावरफुल रॉकेट है लॉन्ग मार्च 5B, ये 23 टन वजनी यानी कि 23,000 किलो वजनी जो वेंटियन लैब मॉड्यूल है उसको लेके उड़ा है अंतरिक्ष में लेके जाने के लिए।
चाइना बिगैन कंस्ट्रक्टिंग द स्पेस स्टेशन इन अप्रैल 2021 विद द लॉन्च ऑफ द तियानहे मॉड्यूल। अब देखिए तियानहे मॉड्यूल बनाया गया था चाइना के द्वारा अप्रैल 2021 में। द मेन लिविंग क्वार्टर्स इन द फर्स्ट ऑफ 11 क्रूड एंड अनक्रूड मिशंस इन द अंडरटेकिंग। द वेंटियन लैब मॉड्यूल जो कि 17 मीटर लंबा है विल प्रोवाइड स्पेस फॉर एक्सपेरिमेंट। देखिए वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। द कंप्लीशन ऑफ द स्ट्रक्चर अबाउट अ फिफ्थ ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब तो देखिए चाइना जो अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है, वो जो ISS लॉन्च हो चुका है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है अंतरिक्ष में 2000 से 1999 से या 2000 से है, तो उससे अबाउट 1/5 होगा। यानी कि अगर वो 5 मीटर लंबा है तो ये सिर्फ 1 मीटर लंबा होगा साइज़ में, या बाय मास अगर मास में देखें। इज़ अ सोर्स ऑफ प्राइड अमंग ऑर्डिनरी चाइनीज़ पीपल एंड विल कैप प्रेसिडेंट शी जिनपिंग्स 10 years एज अ लीडर ऑफ चाइनाज रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट आता है यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है, उन्होंने गैस को और न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट को ग्रीन एनर्जी के रूप में डिक्लेयर कर दिया है कि अगर हम गैस में इन्वेस्टमेंट करते हैं या न्यूक्लियर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये अपने आप में ग्रीन एनर्जी में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यूरोपियन पार्लियामेंट बैक्ड यूरोपियन यूनियन रूल्स लेबलिंग इन्वेस्टमेंट्स इन गैस एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एज क्लाइमेट फ्रेंडली। तो ये कह दिया गया है कि अगर हम गैस में इन्वेस्टमेंट करते हैं या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये अपने आप में क्लाइमेट फ्रेंडली है। थ्रोइंग आउट एन अटेम्प्ट टू ब्लॉक द लॉ that has exposed deep rifts between countries. The new rules will add gas and nuclear power plants to the European Union taxonomy rulebook from 2023, enabling investors to label and market investments in them as green. तो नए रूल से क्या होगा कि यूरोपियन यूनियन के अंदर 2023 से जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में या गैस में, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। ऑस्ट्रेलिया से न्यूज़ आती है कि व्हेन शार्क बाइट्स आर फेटल एंड विच स्पीशीज़ किल द मोस्ट। अब देखिए ये आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में देखा जा रहा है कि जो शार्क की जो बाइट्स हैं, जो शार्क मछली है समुद्र में, जब वो बाइट करती है तो कौन सी बाइट्स ऐसी हैं, यानी कि कौन सी शार्क ऐसी हैं जिनके वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है। द स्टडी कैटेगराइज्ड इंजरी लोकेशन। अब देखिए कौन सी इंजरी लोकेशन है बॉडी पे, मान लेते हैं बॉडी पे कहाँ पे वो काटे जहाँ से सबसे ज़्यादा मौत होंगी, तो देखें तो 4 जगहें दिखती हैं, या तो सिर पे आपके काटे, हेड पे या आर्म पे, टॉर्सो पे या लेग पे। तो कहा जा रहा है कि अगर टॉर्सो रीजन पे सबसे ज़्यादा, यानी कि जो बॉडी का जो स्टमक वाला रीजन होता है, अगर वहाँ पे काटा जाएगा इनके द्वारा तो उससे सबसे ज़्यादा फेटल डेथ्स होती हैं। डेथ्स मोस्ट अकर्ड फॉलोइंग शार्क बाइट्स टू द टॉर्सो, ये एनालिसिस ने पाया है। दिस इज़ लाइकली ड्यू टू द इंजरीज टू ऑर्गन्स एंड मेजर आर्टरीज रिजल्टिंग इन ब्लड लॉस, क्योंकि कई सारी आर्टरीज से ब्लड लॉस हो जाता है, इस वजह से वहाँ पे इजीली पर्सन की डेथ हो सकती है। शार्क की स्पीशीज़ की बात की जाए तो टाइगर शार्क वर फाउंड प्रोपोर्शनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट फर्टिलिटीज़। तो टाइगर शार्क की वजह से सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 38% ऑफ ऑल टाइगर शार्क बाइट्स रिजल्ट इन फर्टिलिटी की 38%, यानी कि 100 बार अगर टाइगर शार्क्स ने काटा है तो उसमें से 38 बार ऐसा होगा कि 38 बारों में से लोगों की डेथ हो जाएगी। फॉलोड बाय बुल शार्क्स। फिर बुल शार्क्स की बात की जा रही है कि उनमें 32% होगा, और वाइट शार्क जो हैं 25% बाइट्स जो हैं उसकी फेटल होती हैं। वाइट शार्क्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बाइट्स ऑन ह्यूमंस। लेकिन ये देखा जा रहा है कि वाइट शार्क्स जो हैं सबसे ज़्यादा बाइट करती हैं, जबकि उसके द्वारा जो लोगों की मृत्यु हुई है वो थोड़ी कम हुई है। एज द टाइम ऑफ पब्लिकेशन वाइट एंड टाइगर शार्क्स वर ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर 91 एंड 86 टोटल फर्टिलिटीज़ ऑन ह्यूमंस इन ऑस्ट्रेलिया। देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एप्पल ने अपना एक नया लॉकडाउन मोड निकाला है फॉर आईफोन फाइट्स हैकिंग। कि आईफोन जो है उस पर, क्योंकि आईफोन बहुत ही प्रोमिनेंट यूज़र्स यूज़ करते हैं, ये माना जाता है कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो पहले ब्लैकबेरी यूज़ किया करते थे, क्योंकि ब्लैकबेरी का जो है जो डिफेंस सिस्टम था वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। लेकिन अब ब्लैकबेरीज जैसे जैसे थोड़ा पीछे हट रहा है, हालांकि ब्लैकबेरीज अभी भी मार्केट में है, लेकिन ब्लैकबेरीज के बाद जो अब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो आईफोन है। तो आईफोन जो प्रोमिनेंट लोग यूज़ करते हैं तो वो चाहेंगे कि जो उनके बिजनेसेस हैं, जो उनका चीज़ें हैं उनके फ़ोन के अंदर, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहे। तो इसी चीज़ को देखते हुए जब हमने देखा कि पेगासस सॉफ्टवेयर का, पेगासस स्पाईवेयर का अटैक हुआ भारत के कुछ लोगों पे या विश्व में कहीं अलग अलग देशों के अलग अलग लोगों पे, इंपॉर्टेंट लोगों पे, तो आईफोन ने चाहा है कि आईफोन एक नया लॉकडाउन मोड करके ओपन करेगा फ़ोन के अंदर। उस लॉकडाउन मोड से क्या होगा कि वो जो लॉकडाउन मोड होगा अगर उसको आपने ऑन कर दिया, उससे कई सारे फीचर्स ऐसे हो जाएंगे जो आपके फ़ोन के नहीं चलेंगे, लेकिन आपका फ़ोन जो है वो बाहर का कोई भी जो अटैक होता है, जैसे पेगासस जैसे अटैक्स हैं, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने में काबिल हो जाएगा। तो एप्पल इज़ डेवलपिंग अ न्यू लॉकडाउन मोड फॉर इट्स आईफोन्स, आईपैड्स एंड मैक कंप्यूटर्स। इट्स डिज़ाइन टू फाइट इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ हैकिंग लाइक द एनएसओ ग्रुप्स पेगासस। तो यानी कि जो उसकी जो डिज़ाइन इसलिए किया जा रहा है कि जैसे पेगासस जैसे स्पाईवेयर्स हैं वो उस पर अटैक ना कर पाएँ।
तो ये मैटर क्यों करता है अगर हम देखें तो थ्रू दीज अटैक्स हैपन टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। ये तो मान सकते हैं हम कि ये जो अटैक हो रहे हैं ये बहुत कम लोगों के ऊपर हो रहे हैं, लेकिन वो बहुत प्रोमिनेंट लोग हैं जिनके ऊपर ये अटैक हो रहा है। Pegasus was used to spy on human rights activists, lawyers, politicians, and journalists around the world. Apple says it's identified similar attacks on people in 150 countries over the past 8 months. यानी पिछले 8 महीनों में 150 से ज़्यादा देशों के लोगों में ये अटैक हो चुके हैं। एप्पल विल रिलीज लॉकडाउन मोड फॉर फ्री लेटर दिस ईयर, तो फ्री आएगा एंड सेज इट्स प्लानिंग रेगुलर अपडेट्स एंड इंप्रूवमेंट्स, और बाद में इसमें बार बार अपडेट्स आते रहेंगे, इंप्रूवमेंट्स आते रहेंगे। द कंपनी हैज़ ऑल्सो एक्सपेंडेड इट्स बग बाउंटी एंड एस्टैब्लिश्ड अ ग्रांट टू एनकरेज फर्दर रिसर्च टूवर्ड द इशू। तो बिग बग बाउंटी भी उसने इंक्रीज कर दी है। बग बाउंटी का मतलब ये हुआ कि अगर आप पाएंगे कि एप्पल के किसी सॉफ्टवेयर में कोई बग है यानी कोई कमी है और आप उसको फ्लैग करते हैं, आप उसको बताते हैं एप्पल कंपनी को, तो आपको प्राइज़ मिलेगा उसके लिए। अ न्यू फीचर कमिंग दिस फॉल कोल्ड लॉकडाउन मोड, तो इसको लॉकडाउन मोड कहा जाएगा, जिसको डिज़ाइन किया जा रहा है टू फाइट टारगेटेड हैकिंग अटेम्प्ट्स, जैसे कि पेगासस मालवेयर जो है वो अटैक कर रहा है। एप्पल ऑल्सो अनाउंस्ड $10 मिलियन का ग्रांट दिया गया है एंड अप टू $2 मिलियन बग बाउंटी, तो $2 मिलियन तक बग बाउंटी मिलेंगे अगर आपने इस पर रिसर्च की। और कुछ प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स देख लेते हैं कि एक तो है साकुरा जामा जो वोल्केनो है, ये कहाँ मिलेगा आपको, जापान में मिलेगा। योसेमाइट नेशनल पार्क ये सभी न्यूज़ में है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, पूछ ले सकते हैं आपसे कि योसेमाइट नेशनल पार्क अभी न्यूज़ में था, ये किस देश में सिचुएटेड है, तो ये यूएसए में है। और एक जस्ट स्टॉप ऑयल करके एक इवेंट चल रहा है जिसमें कुछ जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो म्यूजियम्स के अंदर जाके जो पेंटिंग्स हैं उससे चिपक जाते हैं। तो क्लाइमेट एक्टिविस्ट्स आर ग्लूइंग देमसेल्व्स टू आर्ट इन यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम में म्यूजियम्स में जाके जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट्स हैं वो पेंटिंग से चिपक जाते हैं, तो ये चल रहा है। और उनका जो उनकी थीम है वो है जस्ट स्टॉप ऑयल। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपको सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।